Let's begin. Assalamu alaikum dear students. Hope everyone is fine. हम लास्ट क्लास के अंदर क्वेश्चंस का टॉपिक कर चुके हैं और उसमें टैग क्वेश्चन का जो वर्कशीट था वो 10 तक हमने कर लिया था। 11 से कंटिन्यू करेंगे। सैयद हैदर अली नकवी, आई होप कि आपका पेपर अच्छा हो गया होगा। जो काम आपने मिस किया है बेटा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद हैं, पीडीएफ्स मौजूद हैं ग्रुप के ऊपर फोल्डर में, वहां से आप इंशाल्लाह उसको देख लें। कोई कंफ्यूजन हो, क्यूरी हो तो मुझे बताएं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। कुमार, हमने बेटा लास्ट क्लास में क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जिसमें एम्बेडेड और टैग क्वेश्चंस हुए थे और उनकी वर्कशीट मैंने आप लोगों को शेयर की थी सनम। आई होप कि आप लोगों ने उसको सॉल्व किया है। 11 से हम उसका करेक्शन करेंगे और उसके बाद अपने अगले टॉपिक की तरफ हम आगे चलेंगे, ठीक है? तो देखिएगा, अपने आंसर्स को मेंशन कीजिएगा। नंबर 11, यू नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स, डू यू? मैं आंसर मार्क करता चलूं। यहाँ पे क्रू प्लूरल नाउन हो सकता है अगर कलेक्टिव फॉर्म में इसको इस्तेमाल किया जाए। देखिए, जितने भी कलेक्टिव नाउन्स है ना बेटा, वो सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो किस सेंस में आ रहा है। तो वैसे क्रू कलेक्टिव नाउन है और आमतौर पे कलेक्टिव नाउन्स को सिंगुलर माना जाता है। नंबर 12, एवरीबडी सीम क्वाइट ओवरकम after hearing the earthquake news. Number 12. Didn't they? Didn't they? ओवरकम का मतलब क्या है? ओवरकम का मतलब खौफजदा है। यानी हर शख्स अर्थक्वेक की खबर सुनकर खौफजदा दिखाई दे रहा था। Didn't they? हाँ बेटा, सी तो है। सी इज करेक्ट आंसर। रहीमा, सी इज द राइट आंसर। अच्छा, ये सेंटेंस तो वैसे पुराना है लेकिन रेलेवेंट हो गया रात को। आपको पता होगा कि कराची के अंदर जलजले के झटके महसूस किए गए। तो अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। डिडंट दे इज द राइट आंसर बेटा। नंबर 13, शी स्केर्सली फॉन्स मी, शी स्केर्सली फॉन्स मी। नंबर 13, यस, ए, डज शी। इसलिए कि इसमें स्केर्सली का लफ्ज आ गया और स्केर्सली मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव है और नेगेटिव जो है उनका टैग हमेशा पॉजिटिव बनता है। बिल्कुल ठीक है। नंबर 14, दे हैड हैड इनफ फूड। ये जो एपोस्ट्रोफी डी आता है ना, बेटा फोल्डर में, अम्मार जो फोल्डर आपके पास आया होगा उस फोल्डर के अंदर आपको मेरी वो तमाम वर्कशीट्स मिल जाएंगी। देखिए, जहां एपोस्ट्रोफी डी आपको नजर आता है तो उसका मतलब हैड भी हो सकता है और वुड भी हो सकता है। अगर एपोस्ट्रोफी डी के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो ये वुड होगा और एपोस्ट्रोफी डी के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये हैड होगा। अब यहाँ पर हैड ही मौजूद है, ये थर्ड फॉर्म है, लिहाजा ये एपोस्ट्रोफी डी भी हैड हो गया और दो दफा हैड आ सकता है। मैंने बताया था कि पहला हैड जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा और दूसरा हैड मेन वर्ब होगा। So they had enough food, hadn't they? A. Yes, your answer is right. Number 15, people should preach what they practice. People should preach what they practice. Yes, shouldn't they? Shouldn't they? 16, somebody will come to solve my problems. Somebody will come to solve my problems. Won't they? Yes. ये हमने पढ़ लिया था कि इंडेफिनेट प्रोनाउन समवन, समबडी वगैरह दे से रिप्लेस हो जाते हैं। 17, डेविड इज कंप्लीटली इनकेपेबल ऑफ डूइंग दिस जॉब। इसमें जरा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। ये होगा बेटा इजंट ही। 17 का आंसर है बी, इजंट ही। और वजह उसकी ये है कि देखो, इनकेपेबल का लफ्ज जो है वो सेंस तो नेगेटिव क्रिएट कर रहा है
लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव है। ये दो अलग बातें हैं बेटा। एक है सेंटेंस का नेगेटिव होना और एक है सेंस का नेगेटिव होना। अगर सेंस नेगेटिव है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सेंटेंस को देखना होता है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहां जो सेंस आया वो सेंस नेगेटिव का आया, लेकिन जो सेंटेंस आया वो सेंटेंस पॉजिटिव है, तो लिहाजा इसका टैग नेगेटिव बनेगा, isn't he? 18, I shall become a famous doctor. I shall become a famous doctor. C, shan't I? Shall not की जो शॉर्ट फॉर्म है वो shan't होती है। 19, the rich ought to help the poor. ought to का माना should होता है, ought to का माना should होता है। Yes, oughtn't they? Oughtn't they? Right? 20, there is a little hope for his life. बेटा 18 के अंदर पॉजिटिव सेंटेंस है ना, आई शेल बिकम पॉजिटिव है ना, तो टैग नेगेटिव बनेगा। तो शेल और नॉट को जब मिलाएंगे तो वो शेंट हो जाएगा बेटा। यस, 20, इज देयर, मुजम्मिल, इज देयर बेटा। देखो ये जो लिटिल है ये नेगेटिव है। मैंने जो नेगेटिव वर्ड्स लिखवाए थे उसमें ये बताया था कि लिटिल और फ्यू ये दोनों नेगेटिव है, आ लिटिल और आ फ्यू ये पॉजिटिव है। यानी अगर खाली लिटिल हो तो इसको नेगेटिव माना जाएगा और उसके साथ ए लग जाए तो उसको पॉजिटिव माना जाएगा। बेटा तकरीबन 7:06-7 के ऊपर मेरे ख्याल में शुरू हुई है प्रशांत। और इसी तरह फ्यू नेगेटिव है, अगर फ्यू के साथ ए लग जाए तो फिर वो पॉजिटिव होगा। तो ये जो सेंटेंस है देयर इज लिटिल होप, ये नेगेटिव है, इसका टैग पॉजिटिव बनेगा, इज देयर। झलक, ought to, ought to का माना शुड होता है। जैसे शुड आप इस्तेमाल करते हैं ना चाहिए के सेंस में, इसका मतलब ought to का मतलब भी वही होता है। जी हाँ रेहान, हार्डली भी नेगेटिव है बेटा। 21, इट्स इम्पॉसिबल टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग। अब देखो यहाँ इम्पॉसिबल का लफ्ज आ रहा है, इससे जुमले का सेंस नेगेटिव बन रहा है लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव है, तो ये होगा isn't it? यस। हाँ बेटा वो इंशाल्लाह आपके पास आ जाएगा पवन, वो जो एनर्जी का पास पेपर सोल्यूशन है वो इंशाल्लाह मैराथन की फॉर्म में आपको मिलेगा, डोंट वरी। 22, नथिंग कैन ब्रिंग यू बैक द लॉस्ट हैप्पीनेस। अब इसमें नथिंग आ गया, ये नथिंग नेगेटिव बना रहा है तो टैग पॉजिटिव होगा। यस, कैन इट, ये बात हमने पढ़ ली थी कि नथिंग समथिंग वगैरह भी इट के साथ रिप्लेस हो जाते हैं, कैन इट। 23, our country is our beloved. Our country is our beloved. Yes, A, isn't it? Isn't it? 24, students living in hostels must write to their parents. अब must के साथ जब not मिलता है तो ये क्या हो जाता है, मजंत हो जाता है। इसके अंदर टी पहले वाला जो है वो साइलेंट होता है, इसको मजंत पढ़ा जाता है, मजंत डे। 25, let's go somewhere quiet this weekend. लेट्स गो का टैग क्या होता है हमेशा, शैल बी होता है। यस, शैल बी, शैल बी, यस। 26, you are going bowling tonight. A, aren't you? Yes, good. अलीशा, एम्बेडेड तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, उसमें क्या कंफ्यूजन आया है बताइएगा। वैसे उसका रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद है, उसको एक बार फिर देख लें, अगर प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें। 27, गैरी साइन द पिटीशन। यस, डिडंट ही? 28, there is an exam tomorrow. Yes, isn't there? 29, Kathy will be attending the university in December. Won't she? Won't she? 30, she's been studying English for 2 years.
अब्दुल्ला, हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे बेटा, उसकी वर्कशीट है, ये टैग क्वेश्चन का टॉपिक है। 31, इट श्योर इज सनी टुडे। क्वाइट का मतलब काम होता है बेटा। Isn't it? Isn't it? Yes. It sure is sunny, isn't it? He should take some complete bed rest. 32. He should take. Shouldn't he? Shouldn't he? Yes. 33. You can't play tennis today. You can't play tennis today. Yes. Can you? Can you? 30 नहीं करवाया बेटा। अच्छा 30 बता देता हूं मैं, दोबारा से बता देता हूं। ये कह रहे हैं कि 30 मिस हो गया है। शी इज बिन स्टडिंग इंग्लिश। अच्छा मैंने हाईलाइट नहीं किया, आंसर तो बताया था। हैजंट शी? हैजंट शी? राइट। 34, देयर आर नॉट एनी पीचेस लेफ्ट। देयर आर नॉट एनी पीचेस लेफ्ट। यस। आर देयर? आर देयर? 35, रेन्स फॉल इन जुलाई। रेन्स फॉल इन जुलाई। डोंट दे? डोंट दे? बेटा ये जो जिन बच्चों ने फर्स्ट क्लास आज ज्वाइन की है वो पूछ रहे हैं कि टॉपिक क्या था, इसको थोड़ा सा रिव्यू कर दें। देखिए ये टैग क्वेश्चन का टॉपिक था। हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें एम्बेडेड है, टैग है। तो टैग क्वेश्चन कंफर्मेशन क्वेश्चन होता है। जब आप अपने दिए हुए स्टेटमेंट के बारे में डाउटफुल हो तो आप उसके साथ एक छोटा सा कंफर्मेशन क्वेश्चन लगाते हैं, उसको टैग क्वेश्चन कहते हैं। इसका रूल ये है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो टैग नेगेटिव होता है, और स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो टैग पॉजिटिव होता है। उसका स्ट्रक्चर पूरा मैं बता चुका हूं, ये प्रैक्टिस शीट थी जो लास्ट क्लास में शेयर की है, तो काइंडली आप जरूर रिकॉर्डेड लेक्चर को एक बार देख लीजिए। 36, द गर्ल्स डोंट टेक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। द गर्ल्स डोंट टेक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। यस, डू दे? याद रखें टैग क्वेश्चन में नाउन्स नहीं आते, नाउन को हम रिप्लेस कर देते हैं प्रोनाउन के साथ। डू दे? बेटा 35 जो सेंटेंस था उसका मतलब यह है कि जुलाई के महीने में बारिशें होती हैं, यानी रेन वर्ब भी हो सकता है और रेन नाउन भी हो सकता है। तो रेन फॉल्स मतलब बारिश होती है, राइट। 37, यू एंड आई टॉक विद द प्रोफेसर yesterday. Yes, didn't we? Didn't we? 38, you won't leave for another hour. You won't leave for another hour. Yes. Will you be? Will you? 39, Jill and Joe have been to Mexico. Jill and Joe have been to Mexico. Yes, A. Haven't they? Haven't they? महत सरनेम कोई भी लगा ले बेटा, क्या फर्क पड़ता है। एंड ही हैज टू चिल्ड्रन। ये बताएं, ही हैज टू चिल्ड्रन। इसमें अक्सर फंस जाते हैं। ही हैज टू चिल्ड्रन। रियल हो सकता है बिल्कुल। यस, गुड। डजंट ही? इसका आंसर होगा डजंट ही। मैंने आपको बताया था कि जो हैज है या हैव है, ये अगर मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो तो ये टैग क्वेश्चन में नहीं आता, बल्कि इसकी जगह पे डू या डज इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप के बात समझ में आ गई है, राइट। चले जी, जो बच्चे बाद में आए थे वो प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर को जरूर देख लें, उससे उनको काफी इफाका होगा। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर न्यू टॉपिक। कितने बजे आएंगे?
देखिए बेटा, ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली एरर्स आए हैं, पास्ट पेपर्स के सॉल्यूशन में भी आप देखेंगे। और अगरचे कॉन्सेप्ट ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा लाइट लेते हैं, इसलिए इसमें अक्सर हमसे गड़बड़ हो जाती है। तो लिहाजा इसको जरा कंसंट्रेशन के साथ आपको समझना होगा। ये है डिटरमिनर्स एंड आर्टिकल्स का टॉपिक, राइट। डिटरमिनर्स और आर्टिकल्स क्या होते हैं, इससे पहले हमें थोड़ा सा नाउन्स को डिस्कस करना पड़ेगा। डिटरमिनर्स और आर्टिकल्स को देखने से पहले हम थोड़ा सा नाउन्स के बारे में बात करेंगे, राइट। नाउन तो आप जानते हैं कि क्या होता है, उसकी हम बात नहीं कर रहे। नाउन के अंदर दो मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हैं, उनके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। एक होता है जिसको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल क्या है और अनकाउंटेबल क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। अभी प्लीज मैसेजेस ना पढ़िएगा, सॉरी ना कीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। हफ्सा 40 के अंदर बेटा हैज मेन वर्ब था, इसलिए हमने डू या डस को हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करना है। अलीशा, इज इट बेटर नाउ बेटा? हाँ, अगर हैड आ जाएगा बेटे राना, तो वो हैड भी अगर मेन वर्ब है तो टैग क्वेश्चन में नहीं आ सकता, उसके लिए फिर डिड इस्तेमाल करेंगे। चले देखिएगा, नाउन्स हैव टू डिफरेंट काइंड्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन इज एनी नाउन दैट कैन बी काउंटेड। जैसे कि नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा बेटा, थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। काउंटेबल नाउन यानी वो नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बुक है, चेयर है, बॉय है, ऐसे बहुत सारे नाउन्स आ सकते हैं। कोई भी ऐसा नाउन जिसको गिना जा सकता है वो काउंटेबल नाउन है, राइट। सिंपल डेफिनेशन है। दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन, एनी नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड। कोई भी ऐसा नाउन के जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, वो क्या है? वो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से मुराद क्या है? जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे वाटर है, शुगर है, एयर है, ये सारे क्या है बेटा? ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए, आपके ख्याल में स्टार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो आप क्या बताएंगे? जितने भी आंसर्स अभी तक मेरे पास आए हैं सारे गलत हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। एवरीबॉडी इज सेइंग कि काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। कोमल, बिल्कुल ऐसी बात है। देखो, अगर हमसे कोई ये पूछे कि स्टार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो हम उसको अनकाउंटेबल कह देते हैं, हालांकि स्टार काउंटेबल नाउन है। और ये पता कैसे चलेगा? ये पता ऐसे चलेगा कि हम इसका प्लूरल बना के देखेंगे। अलीशा, आपके सवाल का जवाब आ रहा है बेटा। ये पता ऐसे चलेगा कि हम इसका प्लूरल बना के देखेंगे। किसी भी नाउन का अगर प्लूरल बन सकता है तो वो नाउन काउंटेबल माना जाता है। वी डोंट नीड टू यूज आवर कॉमन सेंस। ये देखें आप, यहां इसको हमने नोट वेल किया हुआ है। इफ एनी नाउन कैन हैव अ प्लूरल फॉर्म, इट इज काउंटेबल। कोई भी नाउन जिसका प्लूरल फॉर्म बन सकता है, वो नाउन क्या होगा बेटा? वो काउंटेबल होगा। हमें अपना कॉमन सेंस यूज नहीं करना बेटा। कोई भी नाउन नवाल, कोई भी नाउन बेटा जिसका प्लूरल फॉर्म बन सकता है, वो नाउन काउंटेबल माना जाएगा। अब मुझे बताएं कि स्टार का प्लूरल बन सकता है? स्टार्स। तो स्टार काउंटेबल नाउन है। आप जो कहना चाह रहे थे वो था इनफिनाइट। जिन बच्चों ने अनकाउंटेबल कहा, वो असल में ये बताना चाह रहे थे कि सर इतने ज्यादा स्टार्स हैं
कि उनको एग्जैक्टली गिनना पॉसिबल नहीं है, उनका एग्जैक्ट नंबर बताना पॉसिबल नहीं है। हम नहीं बता सकते कि 5 लाख हैं या 5 करोड़ हैं या 5 अरब हैं, कितने हैं, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट्स नंबर। तो उसके लिए जो वर्ड आएगा वो आएगा इन्फिनाइट। हम कहेंगे कि स्टार्स आर इन्फिनाइट, लेकिन अनकाउंटेबल नहीं कह सकते क्योंकि स्टार का प्लूरल फॉर्म बन रहा है। तो ये एक सिंपल सा टेक्निक है, जब भी आपके सामने कोई नाउन आए और आपसे ये पूछा जाए कि बताओ ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो आप फौरन उसका प्लूरल फॉर्म बना के देखें। अगर प्लूरल बन रहा है तो वो काउंटेबल होगा, चाहे आपको लगे या ना लगे, और प्लूरल नहीं बन रहा तो वो अनकाउंटेबल होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ रेहान, बिल्कुल हो सकता है बेटा। अब दूसरा नाउन देखें, ब्रेवरी, बहादुरी। मुझे बताएं, ब्रेवरी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? अब आपके लिए आसान होगा। यस जैनब, हबीबा, मनाल, सुमैया, बिल्कुल ठीक जवाब है। फातिमा, मुजम्मिल, रेहान, शिफा, बिस्मा, अहमद, गुल मोहम्मद, एवरीबडी इज करेक्ट। अनकाउंटेबल नाउन इसलिए कि ब्रेवरी का प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता, वी कैन नॉट से ब्रेवरीज, तो लिहाजा स्टार काउंटेबल हो गया और ब्रेवरी अनकाउंटेबल हो गया। तो ये फॉर्मूला याद रखें। दूसरा फॉर्मूला, जी बेटा, हमेशा स्टार्स को काउंटेबल माना जाएगा, और अगर किसी ने काउंटेबल नहीं कहा सनम, अनकाउंटेबल कहा है, तो बेटा मैं माजरत चाहता हूं, वो शायद इन्फिनाइट कहना चाह रहा होगा, उसको ये लफ्ज मिला नहीं। तो बहरहाल स्टार्स आज आप नोट कर लें अपनी डायरी में, हमेशा काउंटेबल नाउन माना जाएगा। नंबर 2, इफ अ नाउन कैन नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म इट इज अनकाउंटेबल, ये हमने पढ़ लिया। एक और आपके पास आसान सा तरीका है डिसाइड करने का कि कौन से नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं। अब मसला बेटा यही है ना कि बचपन से असल में बहुत सारी चीजें जो है ना वो हमें लोगों ने गलत पढ़ा दी, इसमें आपका कसूर बिल्कुल भी नहीं है। तो अब क्या किया जाए, इसीलिए दुनिया भर में टीचिंग लाइसेंस होता है टीचर को पहले लाइसेंस लेना पड़ता है, बगैर असलहे। आप देखिए दुनिया के अंदर ना बाज ममालिक ऐसे हैं कि जहां पर असलहे का लाइसेंस लेना मुश्किल नहीं है, बल्कि टीचिंग का लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है। उनका मानना है कि अगर किसी शख्स ने असलहा ले भी लिया तो वो एक वक्त में 1 2 4 10 20 को मार देगा, लेकिन अगर किसी ने टीचिंग का लाइसेंस नहीं लिया है और वो पढ़ाने खड़ा हो जाए तो वो तो हजारों लाखों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तो लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को, जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं या यूं कहिए कि जो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हम पढ़ें। हमेशा जिंदगी के अंदर उसूल बनाएं, ऑलवेज आस्क फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन, हमेशा एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए बेटा, यही आपके लिए आसानी पैदा करता है। हाँ रेहान बेटा, ये हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, चले खैर है। वैसे इसकी स्पेलिंग भी जरा देखें, गड़बड़ है, बहुत सारे लोग जो है इस वर्ड में भी कंफ्यूज होते हैं। मैंने बहुत सारे घरों के बाहर ये बोर्ड लगा देखा है, आपने भी देखा होगा, ट्यूशन अवेलेबल का, और स्पेलिंग होती है TUTION। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई आपने ट्यूशन की स्पेलिंग ही गलत लिखी हुई है, तो बच्चा कैसे पढ़ने आए आपके पास। दूसरी बात, ये ट्यूशन नहीं होता, ट्यूशन होता है, ट्यूशन, TUITION। स्पेलिंग भी गलत है और प्रोनाउंसिएशन भी गलत है, इट इज प्रोनाउंस ट्यूशन, और इसके अंदर 2 बार आई आता है। खैर आगे चलें। अलीशा, ये 5 ग्रुप्स आपके सामने मौजूद हैं। हाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है असमर, बिल्कुल ऐसे ही है बेटा। ये 5 ग्रुप्स आपके सामने मौजूद हैं, अगर कोई भी नाउन इन 5 ग्रुप से रिलेटेड है तो वो भी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। कौन से 5 नाउन्स हैं? लिक्विड्स जैसे वाटर, डिजीज जैसे फ्लू, मेटल्स जैसे आयरन, क्रॉप्स जैसे वीट, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जैसे एंगर या हंगर। बेटा वाटर्स जो है ना मोहम्मद निसार, वो अलग लफ्ज है बेटा। देखो इसमें बास बच्चे घबरा जाते हैं, वाटर
इसका माना है पानी, ये अनकाउंटेबल है, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता। जब आप कहते हैं वाटर्स, तो वाटर्स का माना पानी नहीं है, वो पानी जो ग्लास में या बोतल में या टैंक में है, बल्कि वाटर्स का माना होता है सी। समंदर के लिए वाटर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। ये जो बहुत बड़े बड़े दरिया हैं उनके लिए वाटर्स का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो इन दोनों वर्ड्स को आपस में कंफ्यूज ना करें। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये 5 ग्रुप्स बेटा नोट कर ले। जो नाउन भी इन 5 ग्रुप्स में आएगा वो नाउन अनकाउंटेबल होगा। एक उसूल तो मैंने आपको ये बता दिया कि अगर किसी नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता तो वो अनकाउंटेबल है। और उसके बाद ये 5 ग्रुप्स बता दिए, कोई भी नाउन अगर इन 5 ग्रुप्स में आएगा तो वो अनकाउंटेबल होगा। जी सनम, अनकाउंटेबल है बेटा। बात समझ में आ गई आपको? अब आइए जरा कॉलम की तरफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको देखिएगा। डिटरमिनर्स जो है वो ऐसे अल्फाज हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई नाउन जिसके साथ ये आए वो काउंटेबल था या अनकाउंटेबल था। डिटरमिनर का माना होता है मालूम करने वाला। और डिटरमिनर क्या मालूम करते हैं? डिटरमिनर ये मालूम करते हैं कि जिस नाउन के साथ इनको इस्तेमाल किया गया वो नाउन काउंटेबल था या अनकाउंटेबल था। कोमल एब्स्ट्रैक्ट का माना होता है बेटा वो नाउन जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे एंगर है, गुस्सा, या हंगर है, भूख, ऐसी तमाम चीजों को महसूस किया जाता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहलाते हैं। जो डिटरमिनर्स हैं उसके अंदर आर्टिकल्स भी आते हैं। ए एन द, ये भी डिटरमिनर्स हैं और इनका एक अलग से नाम हमने आर्टिकल रख दिया है। लेकिन इसके अलावा भी डिटरमिनर्स हैं। मैंने उनको 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। कुछ डिटरमिनर्स वो हैं जो खाली काउंटेबल नाउन्स के साथ आते हैं, कुछ वो हैं जो खाली अनकाउंटेबल के साथ आते हैं, और कुछ वो हैं कि जो दोनों के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। डिटरमिन का माना होता है बेटा मालूम करना, हम्मात। और डिटरमिनर का मतलब होता है सुहानी, मालूम करने वाला, डिटरमिनर। ठीक है। हम्मात काउंटेबल अनकाउंटेबल का बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखें बेटा, तो आसानी हो जाएगी, वरना आप हमेशा कंफ्यूज होंगे इसमें। किसी भी नाउन का बस प्लूरल बना के देखें, अगर उसका प्लूरल नहीं बन सकता या उसके साथ 1 2 3 के नंबर्स नहीं आ सकते तो वो अनकाउंटेबल माना जाएगा। जैसे क्या हम कह सकते हैं 1 बॉय 2 बॉयज 3 बॉयज, यस, तो ये काउंटेबल है। 1 चेयर 2 चेयर्स, यस, काउंटेबल है। 1 सिटी 2 सिटीज, यस, काउंटेबल है। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि 1 राइस 2 राइसेस? नहीं। 1 शुगर 2 शुगर्स? नहीं। 1 हेट्रेड 2 हेट्रेड्स? नहीं। 1 मलेरिया 2 मलेरियास? नहीं। तो जिनके साथ 1 2 3 के नंबर्स नहीं लगते या प्लूरल नहीं बनता वो अनकाउंटेबल माने जाते हैं। बेटा इंशाल्लाह क्लास जो है वो 9 बजे तक चलेगी हुजैफा, राइट? अब मार किस बात पे आपको हंसी आई है बेटा? चलें ये 2 कॉलम्स देखें। ए एन, ये दोनों आर्टिकल्स काउंटेबल के साथ आते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल में आप देख रहे हैं इसके आगे क्रॉस लगा हुआ है। यानी ए एन, ये दोनों आर्टिकल्स हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आएंगे, अनकाउंटेबल के साथ इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये दोनों नाउन्स हमेशा, ये दोनों आर्टिकल्स हमेशा काउंटेबल नाउन्स के साथ आते हैं, अनकाउंटेबल के साथ नहीं आ सकते। अब मिसाल के तौर पर शुगर है, जुनैरा शुगर अनकाउंटेबल है बेटा, इसलिए कि इसका प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता, शुगर्स नहीं हो सकता। हम दुकान पे जाके दुकानदार से नहीं कह सकते कि मुझे 2 चीनियां दे दीजिए, तो लिहाजा शुगर अनकाउंटेबल नाउन है। इसके साथ अगर किसी ने ए लगाया तो ये गलत हो जाएगा, आ शुगर नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम कहें अ क्वेश्चन तो ये हो सकता है। तो पता चला कि ए और एन काउंटेबल के साथ आएगा, अनकाउंटेबल के साथ नहीं आ सकता। 1 मिनट आप लोग इसको पढ़िए अच्छे से। दूसरा है द। ये द जो है
ये दोनों के साथ इस्तेमाल हो सकता है। हम द शुगर भी कह सकते हैं और द क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो द आर्टिकल है और डिटरमिनर भी है, और ये दोनों के साथ आ सकता है, काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी। उसके बाद है सम, ये भी दोनों कॉलम्स में लिखा हुआ है, काउंटेबल के साथ भी आएगा और अनकाउंटेबल के साथ भी आएगा। मिसाल के तौर पर सम शुगर हो सकता है, और सम क्वेश्चंस ये भी हो सकता है। तो कोई भी एक नाउन आप ले लें काउंटेबल का और एक ले लें अनकाउंटेबल का, और उनके साथ ये डिटरमिनर लगाकर चेक करते रहें, आपको बात समझ में आ जाएगी। फिजा डिटरमिनर का एक्चुअल मीनिंग होता है मालूम करने वाला। ये मालूम करता है और बताता है कि जिस नाउन के साथ इसको इस्तेमाल किया गया वो काउंटेबल था या अनकाउंटेबल था, राइट। उसके बाद है फ्यू या अफ्यू। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि फ्यू नेगेटिव है, अफ्यू पॉजिटिव है, लेकिन ये दोनों डिटरमिनर्स ये आते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ। फ्यू और अफ्यू ये दोनों काउंटेबल नाउन्स के साथ आते हैं, अनकाउंटेबल के साथ इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे आप कह सकते हैं अ फ्यू क्वेश्चंस, अ फ्यू क्वेश्चंस, लेकिन आप ये नहीं कह सकते अ फ्यू शुगर। हाँ, उस पर अभी हम आएंगे बेटा। अभी आर्टिकल्स का जो इस्तेमाल है ए एंड द, उस पर हम बात नहीं कर रहे। फिलहाल हमने खाली इतना पढ़ा कि ए एन जो है ये काउंटेबल के साथ आता है, अनकाउंटेबल के साथ नहीं आता, और द दोनों के साथ आता है। फिर ए एन और द की अपनी तफसील अलग है, वी विल डिस्कस दैट लेटर। अभी खाली इतना याद रखें कि ये कहाँ आ सकता है और कहाँ नहीं आ सकता, राइट। आगे बढ़िए। उसके बाद है लिटिल और अ लिटिल। जिस तरह फ्यू नेगेटिव था, अ फ्यू पॉजिटिव था, इस तरह लिटिल नेगेटिव है, अ लिटिल पॉजिटिव है। लेकिन फ्यू अ फ्यू काउंटेबल के साथ आता है और लिटिल या अ लिटिल अनकाउंटेबल के साथ आता है। जैसे आप कह सकते हैं अ लिटिल शुगर। जी जहांगीर बिल्कुल सही है। प्लीज ऐड अ लिटिल शुगर टू माई टी, सही है। लेकिन आप अ लिटिल क्वेश्चंस नहीं कह सकते, तो लिहाजा लिटिल या अ लिटिल का डिटरमिनर अनकाउंटेबल के साथ आता है। उसके बाद देखिए मैनी। मैनी जो है वो काउंटेबल के साथ आएगा, लेकिन अनकाउंटेबल के साथ नहीं आ सकता। मैनी जो है वो आएगा काउंटेबल्स के साथ, अनकाउंटेबल के साथ नहीं आ सकता। हाँ सुहानी, हो सकता है बिल्कुल, अ लिटिल ब्रेवरी, थोड़ी सी बहादुरी आप कह सकती हैं, बिल्कुल कह सकती हैं। आप कह सकते हैं मैनी क्वेश्चंस, लेकिन आप नहीं कह सकते मैनी शुगर्स। ताबिश बेटा, हमने शुरू में टैग क्वेश्चन का वर्कशीट डिस्कस किया है 40, और उसके बाद हमने डिटरमिनर्स और आर्टिकल्स का टॉपिक शुरू किया है, इस पर हम बात कर रहे हैं। अ फ्यू राइस नहीं हो सकता ना। हाँ असमर, अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ राइस हो सकता है, क्योंकि ग्रेन काउंटेबल है, राइस काउंटेबल नहीं है। या तो आप कहेंगे अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ राइस, या आप कहेंगे लिटिल राइस और अ लिटिल राइस, लेकिन अ फ्यू राइस नहीं हो सकता। मच जो है वो इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल के साथ। मैनी आता है काउंटेबल के साथ और मच आता है अनकाउंटेबल के साथ। जैसे आप कह सकते हैं मच शुगर, यू हैव एडेड मच शुगर टू माई टी, लेकिन आप मच क्वेश्चंस नहीं कह सकते, राइट। मच शुगर्स तो आ सकता है, लेकिन मच, जी, मच क्वेश्चंस नहीं आ सकता। ये जो आपने कहा बेटा मच एंग्री, तो एंग्री जो है एक्चुअली नाउन नहीं है, एंग्री तो एडजेक्टिव है। हम एडजेक्टिव्स की बात नहीं कर रहे, राइट। यस, अभी इनको आपस में आप कंपैरिजन से भी याद रख सकते हैं। यानी मैनी जो है वो आएगा काउंटेबल के साथ और मच आएगा अनकाउंटेबल के साथ। और आखिरी है अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, ये दोनों के साथ इस्तेमाल होता है, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। बात समझ में आ गई।
few stars हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा फातिमा. A lot of water, a lot of questions, lots of sugar या lots of questions दोनों हो सकता है. हाँ असद खान, शरारत नहीं करो बेटे. ठीक है मोहम्मद हसनैन, बात समझ में आ गई. इब्राहिम, किन चक्करों में पड़े हो बेटा, कंसंट्रेट करो ना टॉपिक के ऊपर. हाँ, वेल्थ जो है बेटा बिल्कुल अनकाउंटेबल नाउन है. वेल्थ अनकाउंटेबल नाउन है. अगर किसी ने लिटिल स्टार कहा ना, देखो एक तो लिटिल, ये अच्छा सवाल किया है बच्चे ने. फातिमा है, कौन है, मेरे ख्याल में फातिमा है शायद. इन्होंने कहा कि सर हम लिटिल स्टार तो कह सकते हैं, हालांकि लिटिल जो है वो तो इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल के साथ, और आपने बताया कि स्टार जो है वो काउंटेबल है, तो फिर लिटिल स्टार कैसे हो सकता है. ये बहुत अच्छा सवाल है, उसको जरा समझिएगा. देखिए बात ये है कि लिटिल वो डिटरमिनर भी होता है, और लिटिल जो है वो एडजेक्टिव भी होता है. ठीक है, अगर आपने लिटिल को एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया, तो एडजेक्टिव तो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ सकता है. अच्छा डोगर है, लिटिल को अगर आपने एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल किया, तो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ सकता है. जैसे आप लिटिल स्टार कह सकते हैं, एक छोटा सितारा. ये लिटिल डिटरमिनर नहीं होगा, बल्कि ये होगा एडजेक्टिव. बाय द वे, द स्कूल फ्रॉम वेयर आई पास माय प्राइमरी क्लासेस, उसका नाम ही लिटिल स्टार था. आपने बड़ी पुरानी बात याद दिला दी. जी हाँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मोहम्मद अहमद, बिल्कुल सही है. तो ये लिटिल क्या है बेटा, ये एडजेक्टिव है, छोटा. और जब लिटिल को या अ लिटिल को डिटरमिनर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका मतलब होता है थोड़ा. तो छोटे में और थोड़े में फर्क है. जैसे आप कह सकते हैं छोटा सितारा, लेकिन आप नहीं कह सकते थोड़ा सितारा. तो लिटिल अ लिटिल जब डिटरमिनर के तौर पे इस्तेमाल होगा, तो उसका माना होगा थोड़ा. जैसे अ लिटिल वाटर, थोड़ा पानी. अ लिटिल शुगर, थोड़ी चीनी. अगर आप लिटिल शुगर कह रहे हैं, तो इसका मतलब छोटी चीनी थोड़ी होगा, इसका मतलब थोड़ी चीनी होगा. बात समझ में आ गई आपको. अच्छा, ये भी एक अच्छा सवाल आया है कि डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव्स में क्या फर्क है. तो अगर आप इसको ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में देखें, तो जितने भी डिटरमिनर्स हैं वो सारे के सारे एडजेक्टिव्स में ही फॉल करते हैं, लेकिन मीनिंग का फर्क हो सकता है. इसको जरा देखें एक मिनट के लिए. जी हाँ. अब इसके अंदर मिस्टेक ऐसे आती है, एडजेक्टिव का माना जिसमें क्वालिटी हो या क्वांटिटी हो या कलर हो, तीन चीजें, क्वालिटी क्वांटिटी एंड कलर, जिसमें ये तीनों चीजें होंगी वो एडजेक्टिव होगा. बात समझ में आ गई जी मुआस, आगे चलते हैं. अब आपके पास जो एरर आती है, वो एरर कैसे आती है ये देखिएगा. एरर ऐसे आती है, सेंटेंस आ गया, ही टेक्स अ फ्यू शुगर इन हिज टी. ही टेक्स अ फ्यू शुगर, अमार टाइम अनकाउंटेबल है बेटा. अमाउंट ऑफ टाइम तो एक अलग चीज होगी ना, खाली टाइम जो है वो अनकाउंटेबल माना जाएगा. अच्छा, फिर एक टाइम का देखो एक और मतलब होता है. एक टाइम का मतलब है वक्त, वो अनकाउंटेबल है. और एक टाइम का मतलब होता है बार, या कितनी दफा. जैसे मैं 2 दफा आपसे मिल चुका हूं, तो जब ये टाइम जो है वो 2 3 4 दफा के मानों में इस्तेमाल हो, तो फिर ये प्लूरल हो सकता है, जैसे 2 टाइम्स, 10 टाइम्स. लेकिन जहां टाइम का माना वक्त होगा, वहां इससे मुराद वक्त है, वहां पे इसको अनकाउंटेबल माना जाएगा. बात समझ में आ रही है. चले देखें, ही टेक्स अ फ्यू शुगर. अब इसके अंदर एरर क्या है बेटा, अ फ्यू. यस, कुसुम असनानी मैंने कर दिए बेटा, तमाम वोकैबलरी शेयर कर दिया. आप प्लीज जरा फोल्डर चेक करें. शुगर अनकाउंटेबल नाउन था, तो इसके साथ अ फ्यू नहीं आ सकता. आई टोल्ड यू कि अ फ्यू इस्तेमाल होता है काउंटेबल के साथ, और शुगर है अनकाउंटेबल, तो लिहाजा इसके साथ अ फ्यू नहीं आ सकता. इसके साथ क्या आना चाहिए था, अ लिटिल आना चाहिए था. ही टेक्स अ लिटिल शुगर इन हिज टी. राइट, इस तरह से एरर आएगा.
हाउ मैनी शुगर इन दिस, हाउ मच शुगर, कुमार मैनी नहीं हो सकता बेटा, हाउ मच शुगर इज देयर इन दिस कंटेनर, मच होगा। इसी तरीके से देर आर मच बॉयज इन द ग्राउंड, अब इसके अंदर बॉयज आया, बॉयज कौन सा नाउन है, काउंटेबल है, और काउंटेबल्स के साथ मच इस्तेमाल नहीं हो सकता। सो व्हाट डू वी यूज मैनी, देर आर मैनी बॉयज इन द ग्राउंड। यस अरसलान, बात समझ में आ गई बेटा। हसन, बिट जो है वो इस्तेमाल हो सकता है थोड़े से के मानों में, अ बिट, अ लिटिल बिट। ये जो हम बिट इस्तेमाल करते हैं ये एक्चुअली क्या करता है, ये और ज्यादा एम्फेसाइज कर देता है। जैसे आपने कहा अ लिटिल शुगर, इसमें आप बिट का इजाफा कर दे, अ लिटिल बिट शुगर, तो ये बिट क्या कर रहा है, ये मजीद एम्फेसाइज कर रहा है, ये अलग से इस्तेमाल नहीं होता। खाली आप ये नहीं कह सकते बिट शुगर। हाउ मेनी मैंगोज, यस मोहम्मद हसनैन, मौसम भी आ गया है बेटा, हाउ मेनी मैंगोज, जब आपने मैनी लगा दिया ना तो इसका मतलब प्लूरल आएगा, आगे नाउन प्लूरल आना चाहिए फिर। अच्छा जी, इन द ग्राउंड एट नहीं आएगा, इन द ग्राउंड, यस इन द, अरे यार हुजैफा ये कहाँ आ गया बीच में, प्रेपोजिशन कहाँ से आ गया, यस आगे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बेसिकली ये बताया, हाँ उसको हम डिस्कस कर लेंगे आगे इंशाल्लाह, आर्टिकल्स के ऊपर आ रहे हैं बेटा। मैंने आपको ये बताया कि कौन से डिटर्मिनर्स काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं, कौन से अनकाउंटेबल के साथ आते हैं। ठीक है, ये चार्ट आपके सामने मौजूद है, इसको आपने अच्छे से याद करना है। काउंटेबल के साथ अनकाउंटेबल के साथ डिफरेंस क्लियर हो गया ना। अब इसी डिटरमिनर के कॉलम में हमने आर्टिकल्स को भी डिस्कस किया, ए एंड द, ठीक है, लेकिन ए एंड द जो है उसकी मजीद कुछ तफसील है, और वो तफसील अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसके ऊपर जरा कॉन्सेंट्रेट करें प्लीज। बेटा बॉय नाउन है, कुमार क्या हो गया है, बॉय नाउन है बेटा। आगे आइए, ये देखिए, बचपन से हमने जो आर्टिकल्स पढ़े हैं उसमें हमने ये पढ़ा कि ए कहाँ पे आता है और एन कहाँ पे आता है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि कौन सी जगहों पर आर्टिकल नहीं आ सकता। बेटा वो मीनिंग से पता चलेगा ना अतीकुल्ला, आप सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो मीनिंग देखकर अंदाजा होगा। अनकाउंटेबल में ए नहीं आता तो अ लिटिल कैसे, बेटा अनकाउंटेबल के अंदर ए नहीं आता, बिल्कुल सही है, क्योंकि ए का मतलब होता है वन, और अ लिटिल आ सकता है, क्यों, क्योंकि अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। जैसे मैं कहूं कि अ लिटिल शुगर, थोड़ी चीनी, सही है ना, लेकिन अगर मैं कहूं आ शुगर, एक चीनी, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये फर्क है बेटा। राबिया, हो सकता है कुछ आवाज में ग्लिच आ गया हो बेटा, मे बी नेट की वजह से, अभी बेहतर है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वेयर आर्टिकल्स कैन नॉट बी यूज्ड। हमें आमतौर पे ए का, एन का, द का इस्तेमाल पता होता है, लेकिन कहाँ पे आर्टिकल्स नहीं आ सकते इस बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। तो सबसे पहले वो कंडीशंस हम पढ़ेंगे जहां पे आर्टिकल्स नहीं आ सकते। हाँ मार, वो दोनों जगह आ सकता है बेटा। नंबर वन, द वर्ड गॉड, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर। ये देखो हेडिंग है, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर, ठीक है। इसके अंदर 8 पॉइंट्स आएंगे, और इन 8 पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे वो कंडीशंस कि जहां पे आर्टिकल्स इस्तेमाल नहीं हो सकता। नंबर वन, द वर्ड गॉड, ये जो कैपिटल जी वाला गॉड है इसके साथ कभी भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, ना ए ना एन ना द, कुछ भी नहीं आता। कैपिटल जी वाले गॉड का मतलब होता है अल्लाह। एक गॉड जो है वो स्मॉल जी के साथ भी हम लिखते हैं, उस गॉड का मतलब होता है आइडल, यानी देवता या बुत, उसके साथ ए या दा आ सकता है। जैसा आप एग्जाम्पल देखिएगा, गॉड इज ग्रेट, जोहा अभी बेहतर है बेटा पहले से आवाज, गॉड इज ग्रेट। अब यहाँ पे गॉड का वर्ड आया कैपिटल जी के साथ, तो इससे पहले आर्टिकल नहीं आता, हमने क्या किया, हमने क्रॉस लगा दिया, गॉड इज ग्रेट। उसके बाद आया ज़्यूस इज डैश गॉड ऑफ द ग्रीक, ये जो ग्रीक हैं, यूनानी लोग हैं। मुबशिर थोड़ा सा बेटा वेट करें, मैं देखता हूं इसको, इंशाल्लाह भी सही हो जाएगा।
Let me switch the connection. देखें बेटा, अब इसके अंदर आपके पास क्या आ गया? हाँ वही तो लगा हुआ है भाई, वही तो लगा हुआ है। अभी बेहतर है बेटा, मुझे बताएं प्लीज। इज इट बेटर नाउ? जी बेटा आते हैं, बिल्कुल उसमें भी आते हैं अतीकुल्ला। तो असद, ठीक है, चलें आगे चलते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया गॉड का, तो जो कैपिटल जी वाला गॉड है उसके साथ आर्टिकल नहीं आता, और स्मॉल जी वाले गॉड के साथ ए या दा आ सकता है। अब यहाँ ज्यूस का वर्ड आया। ये जो यूनानी है, ये 12 देवी देवताओं पर बिलीव करते हैं, उनमें से एक का नाम ज्यूस है। तो लिहाजा उसके साथ जो गॉड का वर्ड लगा वो स्मॉल जी वाला गॉड था, तो हमने ए लगा दिया। ज्यूमी, ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जो गाइडेंस वीडियो आपके पास आती है, उसको आप जरा देखें अच्छे से, वहां आपको पता चल जाएगा ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको कैसे मिल जाएंगे, किस फोल्डर में मिल जाएंगे, ठीक है। नंबर 2, द वर्ड मैन व्हेन इट मीन्स मैनकाइंड। ये जो वर्ड मैन है ये दो मानों में इस्तेमाल होता है। एक मैन का मतलब होता है इंसान, और एक मैन का मतलब होता है आदमी। अगर मैन का मतलब इंसान है तो इसके साथ आर्टिकल नहीं लग सकता, और अगर मैन का मतलब आदमी है तो इसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल हो सकता है। नंबर 3, अच्छा नंबर 2 पे एग्जाम्पल देख ले। डैश मैन इज मॉर्टल, राइट। अब यहां मैन का मतलब कोई एक आदमी नहीं है, बल्कि इससे मुराद तमाम इंसान है। आजियूस का जेड इसलिए कैपिटल है बेटा क्योंकि फर्स्ट लेटर है ना सेंटेंस का, फिजा। नहीं हो सकता, अगर अगर आप उसको यानी गॉड के मानों में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आइडल के मानों में इस्तेमाल कर रहे हैं फिजा, तो उसके साथ आर्टिकल लगेगा, चाहे वो स्मॉल जी से हो या कैपिटल जी से। मीनिंग देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली जो गॉड कैपिटल जी के साथ लिखा जाता है सेंटेंस के मिडल में, वो हमेशा अल्लाह के लिए आता है, या यूं कहें कि अल्लाह के लिए जो गॉड आता है वो हमेशा कैपिटल जी से आता है। या आपको डिक्शनरी अगर आप चेक करें ऑक्सफर्ड या कैम्ब्रिज वगैरह, तो उसके अंदर भी आपको ये मेंशन मिल जाएगा। क्या एग्जाम्पल दिया मैंने आपको? मैन इज मॉर्टल। अब इसके अंदर मैन से मुराद इंसान है, इंसान फानी है, तो लिहाजा यहां पर मैन से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। यस। उसके बाद है ही इज डैश नाइस मैन। अब यहां जो मैन आया, ये मैन सारे इंसानों के लिए नहीं आया, बल्कि ये मैन सिर्फ एक आदमी के लिए आया कि वो एक अच्छा आदमी है, ही इज। तो यहां पे आर्टिकल इस्तेमाल हो सकता है ए, ही इज अ नाइस मैन। तो बेटा इससे देखो पता चलता है कि सेंटेंस को पढ़ के हमें बात चीजों का अंदाजा होगा। बाज वकात वर्ड से अंदाजा नहीं होता, बल्कि वो वर्ड सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होता है तो अंदाजा होता है। अगर खाली मैन लिखा हुआ है तो आपको नहीं पता कि मैन क्या है, इंसान है या आदमी है। और अगर जुमले में आ जाए तो फिर पता चल जाएगा कि ये इंसान है या आदमी है। तो तीसरी बात क्या समझ में आ गई? हाँ बेटा बिल्कुल, कि जिस मैन का मतलब इंसान हो उस मैन के साथ आर्टिकल नहीं आता, और जिस मैन का मतलब आदमी हो उसके साथ आ सकता है। ये बात अभी नहीं पढ़ा बेटा हमने, रिडंडेंसी अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नंबर 3, द नेम्स ऑफ पर्सन्स एंड प्लेसेस।
अगर लिखा हुआ है कहीं पे बेटा द मैन इज मॉर्टल, तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, द नहीं आ सकता मैन इज मॉर्टल वाले जुमले में। जी प्रशांत, ऐसा ही है बेटा। द नेम्स ऑफ पर्सन्स एंड प्लेसेस। अच्छा, जो आमना ए वाला मैन है बेटा वो सिंगुलर होता है, जो ई वाला मैन है वो प्लूरल होता है। और प्लूरल किसका होता है? वो आदमी का प्लूरल होता है, ठीक है। यानी जो इंसान वाला मैन है ना, वो तो हमेशा सिंगुलर ही लिखा जाएगा, एम ए एन ही होगा। ये जो एम ई एन मैन आप लिखते हैं, इसका मतलब हमेशा मर्द या आदमी ही होता है, राइट। ये सब बात समझ में आ गई है आपको? नंबर 3, लोगों और जगहों के नामों के साथ भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं हो सकता। जैसे अहमद वॉज बॉर्न इन कैनेडा। अब इसके अंदर अहमद आया नेम ऑफ अ पर्सन, और कनाडा आया नेम ऑफ अ प्लेस, तो इन दोनों से पहले आर्टिकल नहीं लग सकता, तो हमने क्रॉस लगा दिया। लेकिन एक बात याद रखें कि बाज जगहें ऐसी हैं कि जिनके साथ हमेशा द लगता है, वो मैं आपको आगे लिखवा दूंगा। बेसिकली नेम्स ऑफ पर्संस एंड प्लेसेस के साथ आर्टिकल नहीं आता। सनम, जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं ना बेटा, असल में इनको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स के साथ हम कभी भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। नंबर 4, द नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स। जो दिनों के और महीनों के नाम हैं। जी नवाल, बिल्कुल सही है। जी रबिया, बिल्कुल सही है। जो दिनों के और महीनों के नाम हैं, उनके साथ भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं हो सकता। जैसे आप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल के अगस्त इज माई बर्थ मंथ। अब इसमें अगस्त क्या है? नेम ऑफ अ मंथ है, और नेम्स ऑफ मंथ्स के साथ आर्टिकल नहीं आता, तो यहां हमने क्रॉस लगा दिया। इसी तरीके से आप कहते हैं फ्राइडे इज अ होली डे। फ्राइडे क्या है? नेम ऑफ अ डे है, तो नेम्स ऑफ डेज के साथ भी आर्टिकल नहीं आते, इसलिए हमने उसके साथ भी क्रॉस लगा दिया। एक बुनियादी बात है बेटा, जो स्पेसिफिक वाली बात आप कर रहे हैं ना, तो ये बात याद रखें कि डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट का मतलब ही स्पेसिफिक होता है। वो जो हम पढ़ेंगे ना द का इस्तेमाल, वहां इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि डेफिनेट और स्पेसिफिक से क्या मुराद है। फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं वो ये कि कहाँ पे आर्टिकल्स नहीं आ सकते, इसको जरा फोकस कीजिए। तो नंबर 4, नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स के साथ आर्टिकल नहीं आते। नंबर 5, द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं या लैंग्वेजेस हैं, उनके साथ भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस के साथ आर्टिकल नहीं लग सकता। जैसे उर्दू इज द थर्ड मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज। अब यहाँ उर्दू आ गया नेम ऑफ लैंग्वेज, इसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा, क्रॉस लगा दिया। इसी तरीके से फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया फिजिक्स, तो इसके साथ भी हमने क्रॉस लगा दिया। ये सारा आप देखें याद करने का काम है, इट्स नथिंग टू अंडरस्टैंड। यानी इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। आपको खाली कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कहां कहां पे आर्टिकल नहीं आता। इट्स सिंपल मेमोराइजेशन, राइट। शाफिया, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी उस पर हम बात नहीं कर रहे, लेकिन आप सही कह रही हैं कि हो सकता है। नवाल, मेरे हिसाब से तो है बेटा बहुत ज्यादा। आई डोंट नो व्हाई डू यू थिंक सो। खैर आगे चलते हैं। आप नेम ऑफ सब्जेक्ट चेंज कर सकती हैं, नो प्रॉब्लम। नंबर 6, द नेम्स ऑफ प्लैनेट्स एक्सेप्ट द अर्थ। आपको पता है कि हमारा सोलर सिस्टम जो है, उसके अंदर 9 प्लैनेट्स हैं। मरकरी है, वीनस है, मार्स है, जुपिटर है, अर्थ भी है। अर्थ को छोड़कर बाकी जितने प्लैनेट्स हैं, उनके साथ कभी भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है ना। I would love to act upon your request, but I'm afraid that most of the students might not be able to understand what I'm trying to make them understand. So it's better to be bilingual. I try to speak a little bit English while explaining my lecture, but some students, rather most of the students, requested me to be bilingual and most of the time in Urdu, so that they would easily understand the topic. This is the problem that we have been facing since our childhood, that English was never taught to us as a language. It was taught to us as a subject.
And that is why, having learned English for about 12 years, we're still not able to speak it correctly and not able to understand it as well. So it's a pity and it's quite a dilemma of our age. But I'm afraid that we should work on it. Otherwise, this problem will remain in existence. जहांगीर, देखो जहांगीर हंस रहे हैं। जहांगीर बेटा, इसका उर्दू तर्जुमा मैं पेश करूंगा आपके सामने इंशाल्लाह, जल्दी, परेशान ना हो। नहीं, बट आई बिलीव कि आप सारे जितने भी हैं यहाँ पे, तौफीक थैंक यू बेटे, आप सारे जितने भी हैं ये सारे के सारे माशाल्लाह इस काबिल हैं कि उनको समझ में आता है। लेकिन आई बिलीव के थोड़ा सा हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि इस तरह से हमने कभी पढ़ा नहीं। सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। अब क्लास में कई सौ स्टूडेंट्स होते हैं तो हमें जाहिर है कि थोड़ा सा सबका ख्याल करना पड़ता है ना। फरहाद थैंक यू वेरी मच बेटे। मोहम्मद हसनैन थैंक यू सो मच। चलें जी, आगे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। आगे हम चलते हैं। क्लास स्टार्ट कब हुई हर्षा? क्लास को स्टार्ट हुए 1.25 घंटा हो गया बेटे, अभी अभी आई हैं आप, आए हैं, सॉरी। हाँ हानिया, ये भी एक मसला है, वन साइड ट्रैफिक है। लेकिन कोशिश करें इंशाल्लाह कोई ऐसी। देखिए, मैं अक्सर अपने बच्चों से कहता हूँ कि यार आप उर्दू बोल सकते हो ना, आप सारे के सारे उर्दू बोल सकते हो। माशाल्लाह मुजम्मिल, आई अप्रिशिएट इट। आप सारे के सारे उर्दू बोल सकते हो। हाँ अरमिश, यही मसला है बेटे। तो जब आप उर्दू बोल सकते हो तो अभी ऊपर एग्जाम्पल में आपने पढ़ा ना कि थर्ड मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज है, तो आप ऑलरेडी दुनिया की तीसरी मुश्किल तरीन जबान बोल रहे हो। इंग्लिश तो उसके मुकाबले में बहुत आसान है। बस ये है कि हमने कभी इस तरह से इस पर एफर्ट नहीं की है। आप करें, आई गारंटी कि 6 महीने के अंदर आप इंशाल्लाह मुझसे अच्छी अंग्रेजी बोल रहे होंगे। आगे चलते हैं। नेम्स ऑफ प्लैनेट्स, अर्थ के अलावा। अर्थ के साथ क्यों आता है बेटा? इसलिए कि अर्थ हैज लाइफ। 9 प्लैनेट्स हैं, उनमें से खाली अर्थ ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर जिंदगी है, लिहाजा अर्थ के साथ हमेशा दा लगेगा। दी अर्थ। अच्छा, इसमें एक और बात देख लें कि जब भी हम वोवल के साथ दा लगाते हैं तो उसको दी पढ़ा जाता है, जैसे दी अर्थ, दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जब कॉन्सोनेंट के साथ दा लगाते हैं तो वो दा पढ़ा जाता है, जैसे द वेस्ट, राइट, या द होराइजन। आगे चलते हैं। थैंक यू मुजफ्फर, आई अप्रिशिएट इट। समीरा, नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह वन डे इंशाल्लाह। आगे देखिए। नंबर 7, द नेम्स ऑफ माउंटेन पीक्स। जो पहाड़ों की चोटियों के नाम हैं उनके साथ भी कभी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं हो सकता। असफर, कंट्री हो सकता है बेटा, मैंने पहले बताया कि बाज जगहों के नामों के साथ दा लगता है, वो नाम मैं आगे लिखवा दूंगा आपको, बेफिक्र रहें। लेकिन बेसिकली नेम्स ऑफ प्लेसेस, चाहे वो सिटीज हो या कंट्रीज हो, जगहों के नामों के साथ हम आर्टिकल बाय द वे नहीं लगाते। नंबर 7, माउंटेन पीक्स के साथ भी कभी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। अब देखिए, इसके अंदर आपका जनरल नॉलेज भी इन्वॉल्व हो जाता है। हमें रूल तो पता चल गया कि जो पहाड़ों की चोटियों के नाम है उनके साथ आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन अगर किसी ऐसी चोटी का नाम आ जाए जो हमने इससे पहले कभी ना सुना हो तो पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के अंदर लिखा हुआ है गॉडबेनॉस्टन। जी अलीशा, बिल्कुल ऐसा ही बेटा, इन्हीं रूल्स को फॉलो करना है। गॉडबेनॉस्टन इज इन पाकिस्तान। अब आप जानते हैं कि K2 ये तो पहाड़ की चोटी है, दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है। लेकिन K2 का एक दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है, ये अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता। तो K2 के साथ तो आई एम श्योर कि हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर गॉडविन ऑस्टिन आ गया तो हो सकता है कंफ्यूजन पैदा हो जाए। सो दैट इज व्हाई आर्टिकल्स इन्वॉल्व योर जनरल नॉलेज एज वेल। तो पहाड़ों की चोटियों के नाम, अब आप देखें कितनी चोटियों के नाम आपको आते हैं। मैंने पहले क्लास के अंदर भी बताया था कि दुनिया के अंदर जो हाईएस्ट पीक्स हैं और जो बुलंद तरीन या खूबसूरत तरीन चोटियां तस्वुर की जाती हैं, तो उनकी लिस्ट शाया की गई जो तकरीबन 12 हैं। दुनिया के अंदर 12 ऐसी चोटियां हैं जो बुलंद तरीन और खूबसूरत तरीन हैं। एंड यू मस्ट बी प्राउड कि उन 12 में से 8 जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर है। यू सी कि कितना रिच कंट्री जो है वो अल्लाह ने आपको दिया हुआ है। हम इसको अंडर एस्टिमेट जरा ज्यादा करते हैं। एनीवेज, आगे चलते हैं। कॉमन प्लूरल नाउन्स। कोई भी ऐसा नाउन बेटा जो कॉमन हो और प्लूरल हो
उसके साथ भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। कॉमन से मुराद क्या है? वो नाउन जो सबके लिए बोला जा सकता है। जैसे बॉय, हर एक को आप लड़के को बॉय कह सकते हैं। इसी तरीके से सिटी, हर शहर को आप सिटी कह सकते हैं। तो जो भी कॉमन नाउन है और कॉमन होने के साथ प्लूरल फॉर्म में आ जाए, उसके साथ भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। जैसे बुक्स आर एक्सपेंसिव, तो अब बुक्स क्या था? कॉमन नाउन था, और प्लूरल फॉर्म में आया तो हमने इसके साथ क्रॉस लगाया। ऐसे ही चिल्ड्रन आर क्यूरियस, तो चिल्ड्रन भी कॉमन प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ भी हमने क्रॉस लगाया। कॉमन भी हो बेटा, प्लूरल भी हो। रुखसार, अगर कॉमन सिंगुलर है तो उसके साथ फिर द लग सकता है, और ए भी लग सकता है, और एन भी लग सकता है। हम यह बात कर रहे हैं कॉमन प्लूरल की, राइट। बॉयज के साथ इसलिए नहीं आया ना बेटा, क्योंकि बॉयज कॉमन प्लूरल नाउन है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो यहाँ बॉयज कॉमन भी है, प्लूरल भी है, इसलिए उसके साथ आर्टिकल नहीं आया। तो ये 8 कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं जिनके साथ आर्टिकल नहीं लगता। इसको प्लीज आपने याद करना है, ठीक है। अब आ जाइए जरा इनडेफिनेट आर्टिकल के बेसिक रूल के ऊपर। अगर लगा हुआ था अरसलान, तो बिल्कुल गलत लगा हुआ था बेटा। माउंटेन पीक्स के साथ आर्टिकल नहीं लग सकता। लास्ट वाला रूल अलीशा, लास्ट में ये बताया कि जो नाउन कॉमन हो, यदि ऐसा नाउन जिसको हम उर्दू में इसमें नकरा कहते हैं और सबके लिए बोला जा सकता हो, उसको कहते हैं इसमें नकरा। उसके साथ वो प्लूरल हो, कॉमन भी हो और प्लूरल भी हो, दो शर्तें हैं, तो उनके साथ आर्टिकल नहीं लगता, राइट। पूरब कह रहे हैं कि सर कारूचर कराची। पूरा, हम सॉरी बेटा, मुझे सवाल समझ में नहीं आया आपका। हाँ, अगर सिंगुलर हो तो उसके साथ ए एन दा कुछ भी आ सकता है। रामेश, थोड़ा सा टॉपिक कंप्लीट हो जाए बेटा, फिर इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज करते हैं, ठीक है। जी बेटा, सारी अपलोड है मौजम, पिछले बैच की तमाम रिकॉर्डिंग्स अपलोड है। राइट। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन को इस्तेमाल करने का बेसिक रूल क्या है, उस पर हम बात करते हैं। समीरा कह रही है कि ब्रेक ले लें 5 मिनट की। अच्छा चले समीरा, ले लेते हैं ब्रेक 5 मिनट की। चलें जी, 5 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, काफी टाइम हो गया। सही सही है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। गर्मी भी है, आप जरा पानी वानी पी के, स्टिंग पी के आ जाएं। आर्टिकल्स यानी इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन। जी बेटा, 9 बजे तक इंशाल्लाह। और हाँ, ए और एन जो है, ये हम जानते हैं कि कहाँ इस्तेमाल होता है, लेकिन आधी बात जानते हैं। हमें पता है कि कॉन्सोनेंट से पहले ए आता है और वॉवल से पहले एन आता है, लेकिन उसके साथ कुछ चीजों को और ऐड करना पड़ेगा। डेफिनेशन देखिएगा। ए इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल कॉमन सिंगुलर नाउन्स बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट। हैदर, इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं बेटा, ए से लेके जेड तक। उसमें से ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवल्स हैं, और इन 5 को छोड़ के बाकी जो 21 लेटर्स हैं, जैसे बी, एफ, के, एम, ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो किसी भी नाउन से पहले अगर आप ए लगाएंगे तो उसके अंदर 4 शर्तों का होना जरूरी है। नंबर 1, वो काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल के साथ ए नहीं आ सकता। नंबर 2, वो कॉमन हो, प्रॉपर के साथ ए नहीं आ सकता। नंबर 3, वो सिंगुलर हो, प्लूरल के साथ ए नहीं आ सकता। एंड नंबर 4, वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो, वॉवल से पहले ए नहीं आ सकता। अब मिसाल के तौर पे देखिएगा, मैंने लिखा शॉप्स, तो शॉप के अंदर 3 शर्तें मौजूद हैं, एक नहीं है। शॉप काउंटेबल भी है, शॉप कॉमन भी है, शॉप कॉन्सोनेंट से भी स्टार्ट हुआ, लेकिन शॉप्स ये प्लूरल लिखा हुआ है, तो प्लूरल से पहले ए नहीं आता, लिहाजा हमने क्रॉस लगा दिया। अगर हम लिखते शॉप, तो अब इसमें चारों शर्तें पाई जाती हैं। शॉप काउंटेबल भी है, कॉमन भी है, सिंगुलर भी है, और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले ए लगेगा, राइट। राइस कॉमन है, सिंगुलर है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ, लेकिन काउंटेबल नहीं है। मैंने बताया था क्रॉप सारी क्या है,
अनकाउंटेबल है, तो लिहाजा राइज से पहले आर्टिकल नहीं आ सकता। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि ए को इस्तेमाल करने की चार शर्तें हैं कि नाउन काउंटेबल हो, कॉमन हो, सिंगुलर हो और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो। इसी तरह एन को इस्तेमाल करने की भी चार शर्तें हैं। नंबर वन, एन इज यूज बिफोर काउंटेबल, कॉमन, सिंगुलर नाउन्स बिगिनिंग विद अ वॉवल। अब इसमें भी तीन शर्तें वही हैं, खाली एक मुख्तलिफ है। अगर नाउन काउंटेबल है, कॉमन है, सिंगुलर है, ये तीनों शर्तें कॉमन है, लेकिन वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, ए ई आई ओ यू से, तो फिर उसके साथ एन लगेगा, राइट। मिसाल के तौर पर इंक, जी फिजा स्टार्ट हो गया। मिसाल के तौर पर इंक, अब इंक जो है वो लिक्विड है, और मैंने आपको बताया था कि लिक्विड सारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, तो लिहाजा इंक के साथ आर्टिकल नहीं लग सकता। हालांकि इंक कॉमन भी है, सिंगुलर भी है, वॉवल से भी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन काउंटेबल नहीं है, तो जो नाउन काउंटेबल ना हो उसके साथ आर्टिकल नहीं लगता। इसी तरीके से इंक पॉट, अब अगर मैं कहूं इंक पॉट, तो इसके साथ जो है वो क्या लग जाएगा, इसके साथ जो है वो आर्टिकल लग जाएगा, क्योंकि इंक पॉट जो है इसके अंदर काउंटेबल नाउन है, कॉमन भी है, सिंगुलर भी है, और शुरू किससे हो रहा है, आई से, यानी वॉवल से, तो इसके साथ हम एन लगा सकते हैं। अरे अब्दुल्ला, सारी कहानी हम सुना चुके हैं, उसके बाद आप पूछ रहे हैं बेटे काउंटेबल क्या होता है। काउंटेबल वो होता है बेटे कि जिसको हम गिन सकते हैं। आप अपनी आसानी के लिए इतना याद रखें, मेरे ख्याल में आप देर से आए हैं, कि जिस नाउन का प्लूरल बन सकता है वो काउंटेबल होता है, और जिस नाउन का प्लूरल नहीं बन सकता वो अनकाउंटेबल होता है। जैसे बुक का प्लूरल बन सकता है बुक्स, तो ये काउंटेबल है, लेकिन एयर का, हवा, एयर का प्लूरल नहीं बन सकता, एयर्स, तो एयर क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। तो ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल को इस्तेमाल करने की जो बेसिक कंडीशन है वो हमें पता थी कि ए के साथ कॉन्सोनेंट लगेगा और वॉवल्स के साथ एन लगेगा, लेकिन तीन बातों का मैंने इजाफा किया कि खाली कॉन्सोनेंट और वॉवल को नहीं देखना, बल्कि ये भी देखना है कि वो नाउन काउंटेबल हो, कॉमन हो और सिंगुलर हो। अब आइए उसके एक्सेप्शंस की तरफ। ये बात हम जानते हैं कि किसी भी टॉपिक के अंदर जो एक्सेप्शंस होते हैं वो ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। चार एक्सेप्शंस हैं इनडेफिनेट आर्टिकल के, देखिएगा। अच्छा, थैंक यू सो मच बेटे, थैंक यू सो मच, थैंक यू महक। देखिए इसीलिए तो हम आए हैं ना, असल में बात यही है कि अगर, थैंक यू युसरा, थैंक यू सो मच। टीचर अगर सवालों से इरिटेट होना शुरू हो जाए तो फिर तो उसका टीचर होना बेकार है। आई बिलीव हमारे टीचर्स से हमने यही सीखा कि बेटा बच्चा सवाल करेगा और आपकी जिम्मेदारी है उसको जवाब देना। स्क्रीन ऊपर कर दूं बेटा कुसुम, काफी है इतना, ठीक है। एक्सेप्शंस के अंदर पहली एक्सेप्शन क्या है, ए इज यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद यू व्हेन यू इज प्रोनाउंस्ड एज यू। अभी आपको मैंने बता दिया कि वॉवल्स में ए ई आई ओ यू शामिल है, तो यू वॉवल है, और वॉवल के साथ मैंने बताया कि एन आता है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे यू का साउंड यू आ रहा हो तो फिर उससे पहले ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। सैयद एहतशाम अली के नाम से आप सर्च कर लें, फेसबुक के ऊपर मिल जाएगा बेटा। जी, अगर यू का साउंड जो है वो यू हो, थैंक यू वेरी मच रुखसार। जैसे यूनिवर्सिटी, अब इसमें यू आया और यू का साउंड क्या है, यू है। यूनियन, यू आया और यू का साउंड क्या है, यू है। यूनिक आइडिया, यू आया और यू का साउंड क्या है, यू है। तो जहां यू का साउंड यू ही निकल रहा हो वहां यू से पहले क्या आएगा, ए आएगा, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, राइट। जी हाँ, यूनिवर्स बिल्कुल सही है जुनैरा। आ यूनिवर्सिटी, आ यूनिक आइडिया, आ यूनिवर्स, जी बिल्कुल महक। लेकिन अगर यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड में यू को हमने यू नहीं पढ़ा, बल्कि उसका साउंड कुछ और आया, जैसे हम अम्ब्रेला पढ़ते हैं, हम ना अम्ब्रेला के अंदर यू का साउंड यू नहीं आ रहा ना, उसको हम युम्ब्रेला नहीं पढ़ रहे, युम्ब्रेला, वेयर इज माई युम्ब्रेला, बल्कि हम कहते हैं अम्ब्रेला।
तो जहां यू का साउंड यू ना आए वहां पर उसके साथ एन लगेगा, क्योंकि यू क्या है, वॉवल है। इसी तरह से अगली बर्ड, अब अगली के अंदर भी यू का साउंड यू नहीं आया, इसको हमने युगली नहीं पढ़ा, युगली बर्ड। अगर हम युगली पढ़ते तो ये और ज्यादा बदसूरत हो जाता। हमने इसको पढ़ा अगली, तो लिहाजा जहां पे यू का साउंड यू ना हो वहां पे इससे पहले एन लगेगा। तो पहला एक्सेप्शन समझ में आ गया तलहा, कि कोई भी ऐसा वर्ड जो यू से स्टार्ट हो और यू का साउंड यू हो, यूनिवर्सिटी, यूम्ब्रेला, ओ सॉरी ये किसी बच्चे ने लिखा तो मैंने पढ़ दिया, यूनिवर्सिटी, यूनियन वगैरह, तो उससे पहले ए आएगा। और अगर और अगर यू का साउंड यू ना निकले तो फिर उससे पहले एन आएगा। जी, यूनिवर्सिटी का नाम अगर आ जाए फिर तो अलग बात है ना सनम, हम खाली वर्ड यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। अगर यूनिवर्सिटी का नाम आ जाए मिसाल के तौर पे, तो फिर उससे पहले तो ए एन नहीं आ सकता। जी मोहम्मद अकरम, जी हाँ बिल्कुल, उसका वोवल साउंड आ जाए अगर तो फिर उससे पहले एन लगेगा, बिल्कुल सही है अकरम। नंबर 2, ए इज यूज बिफोर कंपाउंड वर्ड्स बिगिनिंग विद वन। देखो जुबैर, ये देखो कि बेटा जब कंपाउंड वर्ड आ जाए, अच्छा कंपाउंड से क्या मुराद है? इंग्लिश में दो तरह के अल्फाज पाए जाते हैं। आमना, खाली आमना लिखा हुआ आ रहा है जिसके आगे, है ना, दो आमना है तो खाली आमना जिसके आगे लिखा हुआ है। कंपाउंड से मुराद है ऐसे अल्फाज जो दो या दो से ज्यादा अल्फाज से मिलकर बनते हैं, लेकिन उनके बीच में एक डैश लगाकर उनको सेपरेट कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर कबर्ड, अभी जो कबर्ड है ये दो अल्फाज से मिलकर बना, ठीक, और इसके बीच में हमने क्या किया, डैश लगा दिया, तो ये हो गया कबर्ड, ये हो गया कंपाउंड। यूनिवर्सिटी के नाम से पहले अगर किसी ने ऑलरेडी दा लगाया हुआ है, यानी यूनिवर्सिटी वालों ने खुद नाम से पहले दा लगा दिया है, फिर तो सही है, और अगर नहीं तो फिर उसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। इसी तरीके से स्टेपसन, अब आप देखिए स्टेपसन क्या है, स्टेप सन दो अल्फाज से मिलकर बना, स्टेप पहला वर्ड है, सन दूसरा वर्ड है, और दोनों को हमने डैश लगा के अलग कर दिया। नहीं बेटे, नेम्स एंड कास्ट से पहले नहीं आता। तो अगर कोई कंपाउंड वर्ड आ जाए, कंपाउंड समझ में आ गया ना, यानी जिन वर्ड्स के बीच में आपको डैशेस नजर आएंगी वो कंपाउंड वर्ड्स होंगे। तो कोई कंपाउंड वर्ड आ जाए और वो कंपाउंड वन से स्टार्ट हो रहा हो, ओ एन ई वन से, तो उससे पहले हमेशा ए लगेगा। हालांकि वन का ओ क्या है, वॉवेल है। जरा दोबारा सुन लें बेटा, कंपाउंड वर्ड से मुराद है ऐसे वर्ड्स के जिनके बीच में डैशेस लगे होते हैं। जैसे वन डे, आप देख रही हैं वन डे के बीच में डैश है। इसी तरह 1 रुपी, 1 रुपी के बीच में डैश है। तो जिन वर्ड्स के बीच में डैशेस होते हैं इनको कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। और ऐसे सारे कंपाउंड वर्ड्स जो वन से स्टार्ट हो, जो वन से स्टार्ट हो, जी हाँ हाइफन, बिल्कुल रुखसार, तो उनसे पहले हमेशा ए लगता है। हालांकि वन का ओ क्या है, वन का ओ वॉवल है, वॉवल से पहले तो एन आता है ना, लेकिन जहां पर कंपाउंड वर्ड से पहले वन आ गया वहां पे ए इस्तेमाल होगा। जैसे आ वन डे मैच, राइट, इसी तरह आ 1 रुपी कॉइन, आ वन डे किंगडम, आ वन आर्म बॉक्सर। बात समझ में आ रही है आपको? तो ऐसे सारे के सारे अल्फाज जो कंपाउंड हैं और उनका स्टार्ट ए से हो रहा है, उनसे पहले हमेशा आपको ए लगाना पड़ेगा। हाँ बेटा, वन डे ट्रिप बिल्कुल सही है सुहानी, लेकिन वन डे के बीच पे डैश लगाओ। हमारा वो ऑलरेडी लगा हुआ होगा बेटा, यानी अगर कोई कंपाउंड वर्ड आएगा ना तो उसमें ऑलरेडी डैश लगा हुआ होगा। बस अब आप ये देखें कि डैश है और डैश से पहले वाला वर्ड वन है, तो उससे पहले ए लग जाएगा, ठीक है। 1 आवर लेट, हाँ एमन 1 आवर सही है, 1 आवर कंपाउंड आप बना दें तो इससे पहले भी ए इस्तेमाल होगा। इस, हाँ 9 बजे बेटा इंशाल्लाह, 9 बजे ऑफ करेंगे क्योंकि 9 बजे फिजिक्स शुरू हो जाएगी ना इंशाल्लाह। जी जी। अच्छा 1 आवर अगर आप कह रही हैं मिसाल के तौर पे, तो आप बिल्कुल उसको कंपाउंड अगर बना दें, जैसे हमने वन डे कहा या 1 रुपी कहा, तो आ 1 आवर भी हो सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। वन डे रिफंड पॉलिसी, जी फिजा, बिल्कुल हो सकता है। 1 आवर लेट,
नहीं, अगर आप इस तरह से कहें ना तो ये लेट, क्योंकि 1 आवर लेट ये पूरा एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा, तो इसमें आर्टिकल की एक्चुअली जरूरत ही नहीं रहेगी। शी इज 1 आवर लेट और शी इज एन आवर लेट, तो इसको हम एन के साथ बोलेंगे, वन के साथ नहीं बोलेंगे, राइट। नंबर 3, एन इज यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद साइलेंट एच। अ वन टाइम ऑफर, जी असमर, हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। एन इज यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद साइलेंट एच, जी सुहानी। ऐसे तमाम वर्ड्स के जो साइलेंट एच से स्टार्ट होते हैं, जिसमें एच साउंड नहीं देता, उनसे पहले एन लगेगा। हालांकि एच क्या है, एच कॉन्सोनेंट है। जैसे आवर, इसमें एच साइलेंट है। इसी तरह ऑनर, इसमें भी एच साइलेंट है। जी जैनब, ऑनेस्ट मैन, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर एच का साउंड हो, जैसे हाउस, अब इसमें एच साइलेंट नहीं है, तो इससे पहले ए लगेगा। तो वो तमाम वर्ड्स कि जिनके अंदर एच हो शुरू में और वो एच साइलेंट हो, तो उससे पहले हमेशा एन इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि एच क्या है, एच कॉन्सोनेंट है। अब इसमें प्रोनाउंसिएशन का ठीक होना भी जरूरी है। अगर आप ऑनर को हॉनर पढ़ रहे हैं और आवर को हावर पढ़ रहे हैं, तो फिर तो अलग मसला है, राइट। जी हुजैफा, ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि ये तो प्रोनाउंसिएशन का मसला है, ये तो अलग से देखना पड़ेगा। ऑनेस्टी जो है सुहानी, ऑनेस्टी जो है बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बेटा। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ मैंने बता दिया कि ए और एन इस्तेमाल नहीं हो सकता। हाउस खाली होता है बेटा, होम भरा हुआ होता है। यानी ऐसा घर जो खाली है, जहां को रहता नहीं है, उसको हाउस कहते हैं, मकान कहते हैं। और जहां पर लोग आ जाएं तो फिर वही दरो दीवार क्या बन जाता है, वो दरो दीवार मकान नहीं रहते, बल्कि वो घर बन जाता है। तो असल जो इम्पोर्टेंस है वो लोगों की है, घरों के अंदर मौजूद लोगों की है, चीजों की नहीं है। कितना ही वेल फर्निश्ड प्लेस हो, लेकिन अगर वहां लोग नहीं रहते तो वो हाउस है। जब उसमें लोग आएंगे तो फिर वो होम बनेगा। जी बेटा, ऑनेस्टी जो है बेटा फिजा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, इसलिए उसके साथ ए और एन इस्तेमाल नहीं हो सकता। यूनिवर्सल स्टूडियो, हाँ, अगर तो किसी ने अपने स्टूडियो का नाम ही यूनिवर्सल स्टूडियो रखा है। देखिए, जब आप किसी प्रोडक्ट का नाम रख रहे होते हैं ना, जैसे किसी स्कूल का नाम आप रख रहे हैं या किसी प्रोडक्ट का नाम आप रख रहे हैं, दुकान का नाम रख रहे हैं, तो दुकान का या प्रोडक्ट का नाम रखने वाला उस पर डिपेंड करता है कि वो उसके साथ दा लगा रहा है, ए लगा रहा है या नहीं लगा रहा। अगर नाम रखने वाले ने उसके साथ ऑलरेडी आर्टिकल लगा दिया है, तो फिर तमाम रूल्स जो हैं वो साइड पे हो गए। अब क्योंकि उसने दा लगा दिया, तो आपको दा बोलना पड़ेगा, चाहे वो ग्रामर के रूल के हिसाब से ठीक है या गलत है। तो लिहाजा प्रोडक्ट्स के नामों को इसके ऊपर जज नहीं किया जा सकता। नंबर 4, एन इज यूज बिफोर abbreviations and is used before abbreviations beginning with MNS, LFH, XR। ये 8 लेटर्स आपको दिए गए हैं। नहीं बेटा कुमार, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चाहे रेंट का हो या अपना हो, अगर उसमें लोग रहते हैं तो वो होम है। बहुत सारे किराएदारों ने अपने घर के बाहर लिख के लगाया होता है, होम स्वीट होम। हाँ, उसका नंबर जो होगा, तो उस नंबर के लिए हाउस का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। महक, आपका सवाल दिया आया मेरे सामने बेटा। जैसे आप कहेंगे हाउस नंबर 45, अब वो हाउस नंबर का मतलब ये नहीं कि वो खाली पड़ा हुआ, उसमें लोग हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो वो एक अलग मसला है कि एड्रेस के लिए तो आप हाउस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब होम का वर्ड इस्तेमाल होता है तो इससे मुराद घर है, और घर लोगों से बनता है। जी महक, वोवल्स का साउंड अगर आ जाएगा तो उससे पहले एन लगेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। MNSLFHXR, ये आठों के आठों लेटर्स क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। लेकिन अगर कोई एब्रीविएशन इनसे स्टार्ट होगा, कोई भी एब्रीविएशन, तो फिर उससे पहले एन लगेगा। जैसे MANMA, SMS NSMS। ठीक हो गया है, बात समझ में आ रही है आपको। तो ये 4 एक्सेप्शंस थे जो हमने पढ़े।
ठीक है अरसलान, मैं इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर इसको प्लान कर लेता हूँ बेटा, डोंट वरी, मैं इसी हफ्ते में कर लेता हूँ। NSOS, अगर SOS जो है वो एब्रिविएशन है किसी का, जैसे हमारा स्कीम ऑफ स्टडीज है या सेव आवर सोल्स का मैसेज होता है, NSOS मैसेज, ठीक है, बिल्कुल सही है, हो सकता है। नंबर 4 में मैंने ये बताया है बेटे कि वो तमाम एब्रिविएशंस, एब्रिविएशंस का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म्स, वो शॉर्ट फॉर्म्स के जो इन 8 लेटर से स्टार्ट हो रही हो, MNS, LFH, XR, इनके साथ हमेशा फिर हम N लगाएंगे। NSOP, जी बिल्कुल ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। SOP भी क्या है, शॉर्ट फॉर्म है ना, एब्रिविएशन है, राइट। अच्छा अब आ जाइए आगे, एक और एक्सेप्शन आ गया इसके अंदर, आ नेटो मेंबर। अब देखिए इसके अंदर नेटो जो है, हाँ गुड, अब इसमें नेटो जो है, ये नेटो क्या है, क्या ये एब्रिविएशन है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो। महक एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो नजर नहीं आता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जैसे भूख है, गुस्सा है, हसद है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। नेटो इज एन एक्रोनिम, जी प्रशांत बिल्कुल ठीक है बेटा। एब्रिविएशंस दो तरह की हैं, याद रखें। एक एब्रिविएशंस वो हैं कि जिनके लेटर्स को अलग अलग पढ़ा जाता है, जैसे MA, SMS, FIR, ये सारे एब्रिविएशंस हैं। लेकिन जब आप किसी शॉर्ट फॉर्म के लेटर्स को मिलाकर कोई वर्ड बना दें, तो फिर वो वर्ड एब्रिविएशन नहीं कहलाता, वो एक्रोनिम कहलाता है। जैसे नेटो एक्रोनिम है, एब्रिविएशन नहीं है। नीपा एक्रोनिम है, एब्रिविएशन नहीं है। तो लिहाजा याद रखें कि ये जो MNS, LFH, XR वाला रूल मैंने आपको बताया है, ये एब्रिविएशंस के ऊपर अप्लाई होगा, एक्रोनिम्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। बात समझ में आ गई आपको। नैब एब्रिविएशन नहीं है बेटा, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ये क्या है, एक्रोनिम है। तो लिहाजा ये एन से स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन क्योंकि एक्रोनिम है तो इसके साथ ए आएगा। आ नैब ब्रांच, FB एरिया। अब FB जो है बेसिकली क्या है, ये एब्रिविएशन है। हमने पढ़ा MNS, LFH, XR में F मौजूद है, तो NFB एरिया ब्रांच, जैसे आप किसी स्कूल की बात कर रहे हैं, NFB एरिया ब्रांच, NFB एरिया हाउस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वापडा एक्रोनिम है, बिल्कुल ठीक है। नेट, जी नेट क्या है, एक्रोनिम है। नस्ट एक्रोनिम है, बिल्कुल सही है, नासा एक्रोनिम है। तो याद रखें कि अगर इन लेटर्स से कोई एक्रोनिम स्टार्ट हो, जी हाँ सेट एक्रोनिम है, तो अगर कोई एक्रोनिम स्टार्ट हो रहा हो तो उससे पहले फिर ए ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये 4 एक्सेप्शंस आपको समझ में आ गए बेटा। आई होप कि जो डिटर्मिनर्स और आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट है वो काफी हद तक क्लियर हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा क्विकली रिव्यू कर दूं। डिटर्मिनर्स में दो तरह के हैं, एक वो जो खाली काउंटेबल्स के साथ आते हैं, जैसे फ्यू, अ फ्यू, और एक वो जो खाली अनकाउंटेबल्स के साथ आते हैं, जैसे लिटिल और अ लिटिल, और एक वो जो दोनों के साथ आ सकते हैं, जैसे सम या अ लॉट ऑफ। फिर मैंने आगे बताया कि कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पे आर्टिकल्स इस्तेमाल नहीं होते, 8 कंडीशंस आपको बताई, उनको मेमोराइज कर लें। फिर मैंने आपको बताया कि ए और एन का बेसिक इस्तेमाल क्या है, 4 कंडीशंस बताई उसमें, काउंटेबल, कॉमन, सिंगुलर एंड बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट तो ए, और बिगिनिंग विद वॉवल तो एन। और फिर मैंने आपको इंडेफिनेट आर्टिकल्स के एक्सेप्शंस बताए। तो ये सारी की सारी कहानी जो है, ये आई होप कि आपको समझ में आ गई है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस की तरफ, क्या ख्याल है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, राइट। करें, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। देखिएगा, इनडेफिनेट आर्टिकल्स की, इसके अंदर या तो ए आएगा या एन आएगा या क्रॉस आएगा।
ये एक छोटी सी प्रैक्टिस है, इसको जरा देखिएगा प्लीज। इनडेफिनेट आर्टिकल्स को कुसुम सिंपल वर्ड्स के अंदर हम कह सकते हैं, जैसे उर्दू में हम कहते हैं एक या कोई, एनी वन इंग्लिश में, वो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, राइट। नंबर वन देखिएगा, डैश कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। कॉपर से पहले क्रॉस है, राइट। कॉपर से पहले क्या है, क्रॉस है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। और यूजफुल से पहले क्या है, ए है। अच्छा, ये सारे अंडरलाइन हुए हुए हैं, तो इनको मैं इनका अंडरलाइन खत्म कर दूं, वरना ये तो प्रैक्टिस ना हुई, ये तो चीटिंग हो गई। 20 तक हम करते हैं मेरे ख्याल में, ठीक है। देखें, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। यस, कॉपर से पहले कुछ भी नहीं आएगा और मेटल से पहले ए आएगा। मिस्टर करीम इज डैश ऑनेस्ट मैन। अब एच साइलेंट है तो एन आएगा। शाहिद नेम ऑफ अ पर्सन है, इसके साथ कुछ भी नहीं आएगा। इज एन एबल बॉय। एबल ए से स्टार्ट हो रहा है, वोबल है, इसके साथ एन आएगा। बोल्ड कर दें, ओके बेटा, बोल्ड कर देते हैं, राइट। आगे देखें, डैश ऑनेस्ट बॉय, एन ऑनेस्ट बॉय फाउंड माई पेन। अशरफ इज, अशरफ नेम ऑफ अ पर्सन, नो आर्टिकल। इज डैश यंग बॉय, अ यंग बॉय, गुड। मैं आपके आंसर्स देख रहा हूं बेटा। मक्का इज डैश होली प्लेस, मक्का नेम ऑफ अ प्लेस, नो आर्टिकल, क्रॉस। होली, एच साउंड दे रहा है, अ होली, राइट, अ होली, राइट। नंबर 7, नसीमा हैज डैश ब्यूटीफुल डॉल, अ ब्यूटीफुल डॉल। काउज कॉमन प्लूरल नाउन है, काउज, नो आर्टिकल। गिव अस मिल्क, मिल्क क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सॉरी लिक्विड है, अनकाउंटेबल नाउन है, क्रॉस। He has been sleeping for dash hour, an hour. I met dash European yesterday, a European yesterday. Ceylon is dash island, an island. French, name of a language, cross, is dash easy language, an easy language. Yes, French is an easy language. 13, Firoz has dash umbrella, Firoz, name of a person, no article. Umbrella, yes, vowel sound है, an umbrella. 10 के अंदर ए क्यों आया, आ यूरोपियन, बेटा इसलिए कि यूरोपियन में यू का साउंड आ रहा है ना, ई का साउंड नहीं आ रहा, इसलिए ए लगाया नंबर 10 में। He bought dash mango, a mango, and dash apple, an apple, right? वैसे तो आज के जमाने में एक आम और एक सेब कोई भी नहीं बेचता, लेकिन चलो खैर। कौन सी आईडी बेटा असद? His elder brother is dash ma, his elder brother. हाँ बेटा, ये पोस्ट होगी, एग्जैक्टली पोस्ट होगी, आईडी नहीं है लेकिन असद ये। एल्डर ब्रदर इज डैश एम ए, एन एम ए, राइट। 12 रिपीट कर दूं, 12 के अंदर बेटा आया फ्रेंच, फ्रेंच नेम ऑफ अ लैंग्वेज है, इसके साथ आर्टिकल नहीं लग सकता। और इजी, ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो इसके साथ एन लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्रा, आपका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया, आगे भी सारे टेस्ट आपके अच्छे हों इंशाल्लाह। नंबर 8 के अंदर बेटा काउस कॉमन प्लूरल नाउन था, इसलिए उसके साथ आर्टिकल नहीं आया, और मिल्क अनकाउंटेबल है तो उसके साथ भी नहीं आया। नंबर 15 हो गया। 16, मैन इज मॉर्टल, ये तो एग्जाम्पल भी हम दे चुके हैं। मैन का मतलब इंसान है, कुछ भी नहीं आएगा, राइट।
17 physics is taught, नेम ऑफ अ सब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं आएगा. बाय मिस्टर करीम, मिस्टर करीम नेम ऑफ अ पर्सन, इसके साथ भी कुछ नहीं आएगा. 18 I saw dash owl, an owl, वोवल साउंड है, वोवल से स्टार्ट हो रहा है, एन आउल. एन डैश ट्री, ट्री, अ ट्री. यस. कायदे मिल्लत लियाकत अली खान. अच्छा देखो, कायदे मिल्लत टाइटल आ गया, टाइटल्स के साथ दा लगता है, लेकिन अगर टाइटल के बाद कोई नाम आ जाए तो फिर उसके साथ आर्टिकल नहीं लगता. जैसे यहाँ नाम लिखा हुआ है कायदे मिल्लत लियाकत अली खान, तो इसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा. राइट. क्रॉस. वॉज डैश ब्रेव मुस्लिम, brave, are brave, yes. And 20 we have dash 1 rupee note, जो आज के जमाने में नहीं आते, अब तो 1 रुपी कॉइन आता है, वो बहुत छोटा सा. तो 1 रुपी कॉइन कर लें इसको. आर्टिकल कौन सा आएगा? आ 1 रुपी कॉइन. ठीक है बेटे. बस ये एक इनिशियल सी प्रैक्टिस है. ये वर्कशीट पूरी मैं प्रैक्टिस मटेरियल के अंदर डाल दूंगा, वहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. ब्रेव बेटा, क्योंकि ब्रेव के बाद मुस्लिम नाउन आ गया ना, किसी एडजेक्टिव के बाद जब नाउन हो तो हम एडजेक्टिव के साउंड पर आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आगे नाउन का होना जरूरी होता है. ये वर्कशीट आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह. इसको आप कंप्लीट सॉल्व करें. कल की क्लास में मैं इसका बाकी का जो करेक्शन है वो करवा दूंगा. 15 के अंदर बेटा एम ए एब्रीविएशन है, और एम से स्टार्ट हुआ तो वो एब्रीविएशन जो एम एन एस से स्टार्ट होती है, मैंने लिखवाई लेटर्स, उनके साथ हमेशा एन इस्तेमाल होता है. चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, यानी वोकैबलरी की तरफ. हमने कहाँ तक कर लिया? वोकैबलरी में 13 तक किया मेरे ख्याल में. रिमाइंड मी प्लीज, लास्ट कौन सा किया हमने? 13. यस, बस एंड है बेटा. राइट. 14 करेंगे. ठीक है, एक बार 13 तक हो गया था बेटा, 14 पे आ जाए. ठीक है. वोकैबलरी बिल्डर के अंदर वर्कशीट नंबर 14 हम शेयर कर रहे हैं. नाउ यू कैन सी इट. चलें क्विकली, मार्क योर आंसर्स. राइट, ठीक है. इम्पीडेड, ओके फाइन. देखिएगा बेटा, नंबर 1, ग्रेजुअली द साउंड ऑफ द म्यूजिक एंड लाफ्टर डाइड डाउन. डाइड डाउन. यस. डाइड डाउन का मतलब क्या है? बिकेम सॉफर. किसी चीज का जोर टूट जाए तो उसको हम कहते हैं डाई डाउन. द क्लाइमेट इन द ग्रेट प्लेन्स इज एरिड. एरिड. क्या होगा इसका आंसर? एरिड से मुराद क्या है? एरिड. यस, हॉट एंड ड्राई. A, hot and dry. 3, the speaker demonstrated his knowledge of the subject by his excellent lecture. Demonstrated. Yes. D, showed. Showed. 4, when the bell rang, the chemistry student jerked her hand and spilled the acid. Jerked. Yes. A, abruptly pulled. Abruptly pulled. अचानक झटके से जब आप हाथ खींचते हैं या कोई चीज फेंकते हैं तो उसको जर्क कहते हैं. कभी आप गाड़ी में जा रहे हो, अचानक स्पीड ब्रेकर आए, गाड़ी उछल जाए, तो उसको भी क्या कहा जाएगा? जर्क कहा जाएगा. ठीक है. नंबर 4, abruptly pulled. 5, subsequent events prove the man to be right. Subsequent. Yes. Subsequent. Subsequent means later. Later. 4 का मतलब ये है कि जैसे ही क्लास खत्म होने की बेल बची तो बच्चे ने अपने हाथ को जर्क किया, झटके से अपने हाथ को खींचा, तो उसके हाथ में कोई बीकर होगा जिसमें कोई एसिड होगा, वो एसिड उसके हाथ के ऊपर गिर गया. ये इसका मतलब है बेटा. 6, he is dubious about the success of the plan. Dubious. Yes. Dubious.
क्या होगा जी dubious का? Dubious means doubtful. Yes, doubtful. 7. All students should bear in mind that these books must be ready by mid-semester. Bear in mind. Bear in mind. Yes. A. Remember. Bear in mind means remember. 8. The man listened to reports of the approaching hurricane with mounting anxiety. Mounting, बढ़ती हुई anxiety. Yes. अनईजीनेस, डिप्रेशन तो इटसेल्फ एक अलग बीमारी है, एंजाइटी एक अलग बीमारी है। अनईजीनेस, फिक्र होना किसी चीज की बहुत ज्यादा लाहक, जैसे एग्जाम्स करीब आते हैं तो ये सोच सोच के बच्चे परेशान होते हैं कि अब क्या होगा, ये एंजाइटी होती है, राइट। डिप्रेशन काइंड ऑफ होपलेसनेस, वो जो मायूसी होती है उसको डिप्रेशन बोलते हैं। The criminal insinuated that he had been roughly treated by the arresting officer. Insinuated. Insinuated. नहीं बेटा, 7 के बेयर इन माइंड माने रिमेंबर, याद रखना। मेमोराइज का मतलब होता है याद करना। इंसिनुएटेड, यस, सजेस्टेड इनडायरेक्टली। ए, इशारतन बात करना, इशारतन किसी चीज की तरफ इशारा करके बात करना, उसको इंसिनुएटेड कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जी मुजरिम ने इशारतन ये बात बताई कि उसको गिरफ्तार करने वाले ऑफिसर ने उसको रफली ट्रीट किया है, खुलकर नहीं कहा कि मेरे साथ ज्यादती हुई, लेकिन इशारतन बताया, insinuated. And number 10, she is contemporary writer who has received much critical acclaim. Contemporary. Yes, good. Contemporary means modern. Good. ये हो गया बेटा आपका वर्कशीट नंबर 13। आई होप कि ये क्लियर है। प्रैक्टिस मटेरियल के अंदर मैंने बाकी वर्कशीट्स भी डाल दिए हैं, ये भी इंशाल्लाह डाल दूंगा, तो इसको वक्तन फवक्तन देखते रहिए बेटा। और उम्मीद है कि इसके अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। अभी मैंने इसको स्क्रॉल अप किया है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ये पूरी शीट आपको मिल जाएगी, तो डोंट वरी अबाउट इट। इंशाल्लाह इनको याद भी करें, अपने पास नोट भी करें, एंड विल कंटिन्यू विद द सेम इंशाल्लाह टुमारो। कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे अपने रिमेनिंग पार्ट के ऊपर और किसी नए टॉपिक के ऊपर। फेसबुक अकाउंट बेटा मेरे नाम से ही है, सैयद एहतेशाम अली, मेरी तस्वीर भी लगी हुई है, तो आप सर्च करेंगे आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज।